तात्सुमी एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो अपने गांव की गरीबी को मिटाने के लिए कैपिटल आया था ताकि आर्मी में भर्ती होकर बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन कैपिटल आने के बाद उसे पता चलता है कि कैपिटल की आर्मी तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है और जो भी कैपिटल के रूल्स के खिलाफ जाता है उन्हें जिंदा ही कीलों से गाड़ कर टांग दिया जाता है और उन्हें खत्म कर दिया जाता है। जब तात्सुमी को इस बात का पता चलता है तो वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नाइट रेड का हिस्सा बन जाता है और खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है जिसे लोगों को बीच में से काटने पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है। तभी वहां पर तात्सुमी नाम का लड़का आता है जो उस मॉन्स्टर को अपने एक हमले से ही पूरी तरह खत्म कर देता है। ये दोनों तात्सुमी को शुक्रिया कहते हैं उनकी मदद करने के लिए। तात्सुमी कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बता दूं कि मेरा नाम तात्सुमी है और मैं कैपिटल जा रहा हूँ आर्मी में ज्वाइन होने के लिए ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ। ये लोग कहते हैं कि बच्चे, कैपिटल कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जा रहे हो, वहाँ पर करप्शन और धोखाधड़ी है, यहाँ तक कि वहाँ के इंसान भी मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। पर तात्सुमी कहता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। कैपिटल पहुँचते ही वो काफी खुश होता है क्योंकि कैपिटल उसकी उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा था। वो जल्दी से आर्मी ऑफिस आ जाता है आर्मी में भर्ती होने के लिए। एम्प्लॉय कहते हैं कि तुम्हें सबसे निचले रैंक से स्टार्ट करना होगा और तुम्हें छोटे मोटे काम दिए जाएंगे जैसे कि खाना बनाना या किसी का बैग उठाना। पर तात्सुमी कहता है कि ओ अंकल जी, तोरी किडना तोरी कुटना विचे किया, मैं एक हमले से ही बड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ तो तुम्हें तो मुझे आर्मी का जनरल बना देना चाहिए। पर यह सुनकर अंकल जी का दिमाग खराब हो जाता है और वो तात्सुमी को लात मारकर आर्मी ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर एक लियोनी नाम की लड़की आती है जो तात्सुमी से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आर्मी में हायर पोस्ट पर ज्वाइन करवा सकती हूँ। लेकिन उसके बदले में वो बहुत सारा माल समेट लेती है और खाना खाने के बाद तात्सुमी से कहती है, आर्मी में मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं और मैं तुम्हें उनसे सीधा इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, लेकिन बदले में उन्हें थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी। तात्सुमी उस लड़की को सारे पैसे दे देता है। लियोनी तात्सुमी से कहती है कि तुम थोड़ा यहीं पर रुको, मैं सब कुछ सेटल करके आती हूँ। तात्सुमी वहीं पर उसका इंतजार कर रहा होता है और इंतजार करते करते शाम हो जाती है। तभी वेटर तात्सुमी से कहता है कि अरे बच्चे, तुम अभी भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई है। यह सुनकर तात्सुमी को शौक लगता है। वह कहता है कि आखिर मैं उस चुड़ैल की बातों में कैसे आ गया, अगर वो कहीं पर दिखी तो उसका सर फोड़ दूंगा। अब बेचारे के पैसे भी खत्म हो चुके थे इसलिए वह फुटपाथ पर ही सो जाता है। उसे ठंड भी लग रही थी पर अब बेचारा क्या ही करे। अचानक से वहाँ पर आर्या नाम की लड़की तात्सुमी के पास आती है। वह उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, पर तात्सुमी कुछ भी नहीं कहता और मुंह फुलाकर देखता है। आर्या उसकी शक्ल देखकर कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, आज रात तुम हमारे घर पर रुक सकते हो। तात्सुमी को उस लड़की पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी चमक देखकर बेचारा भ्रम में आ जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। अब तात्सुमी आर्या के डेट के साथ बैठा हुआ होता है और आर्या के डेट की पूछने पर तात्सुमी बताता है, दरअसल मैं यहाँ पर अपने दो दोस्तों के साथ आ रहा था, तात्सु और सायो। हम तीनों अपने गांव के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कैपिटल आ रहे थे। जाते वक्त विलेज चीफ उन लोगों को गॉड की मूर्ति भी देता है, पर रास्ते पर लुटेरों के एक झुंड ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया जिसकी वजह से हम तीनों बिछड़ गए। पर मुझे विश्वास है कि अभी तक उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह काफी ताकतवर है। आर्या का डैड तात्सुमी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी आर्मी में काफी जान पहचान है, मैं तुम्हें आर्मी में ज्वाइन भी करवा दूंगा और तुम्हारे दो दोस्तों को भी जल्द ही ढूंढ लूंगा। यह सुनकर तात्सुमी कहता है कि अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन तात्सुमी आर्या के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और ये सारी शॉपिंग आर्या ने की होती है। तभी एक गार्ड तात्सुमी को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस कैपिटल को एक बच्चा लीड करता है, पर असलियत में तो उस बच्चे के पीछे वो प्रेसिडेंट है जो सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखता है और सारे बुरे काम करता है। और रात को यहाँ पर एक एसोसिएशन का ग्रुप घूमता रहता है जिन्हें नाइट रेड्स कहते हैं। वो बहुत अमीर और रईस लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इधर यह सुनकर तात्सुमी को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। अब हम रात में देखते हैं जहाँ पर आर्या की मोम हॉल में घूम रही होती है। अचानक से वहाँ पर एक एसेसियन आती है जो आर्या की मोम को लिटरली बीच में से काट कर रख देती है, वो भी काफी ब्रूटल तरीके से, और उसके दो टुकड़े कर देती है। आवाज सुनकर तात्सुमी की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से हॉल की तरफ दौड़ता है लेकिन अचानक से वो खिड़की के बाहर देखता है। बाहर का नजारा देखकर तात्सुमी के पसीने
पसीने छूट जाते हैं क्योंकि बाहर होते हैं 7 नाइट्रेट्स। नाइट्रेट महल में मौजूद सभी सैनिकों को काफी ब्रूटल तरीके से मारने लगते हैं। उनके साथ वो औरत भी होती है जिन्होंने तात्सुमी के पैसे चुराए थे। वो आर्या के डैड को गला घोटकर मार डालती है। दूसरी तरफ एक सैनिक आर्या को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तात्सुमी भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। सैनिक तात्सुमी से कहता है तुम यहीं पर रुककर उन लोगों को आगे आने से रोको, मैं आर्या को अंदर छुपा कर आता हूँ। तात्सुमी उनकी बात मान लेता है। तभी वहाँ पर एक नाइट रेड आ जाती है जो तेजी से तात्सुमी की ओर बढ़ती है, लेकिन वो कूदकर आगे निकल जाती है और कहती है कि तुम हमारा निशाना नहीं हो, और तेजी से दौड़ती हुई उस गार्ड को 2 हिस्सों में काट देती है। उसके बाद वह आर्या को भी बस मारने ही वाली थी, लेकिन बीच में तात्सुमी आ जाता है। वह एसोसिएशन कहती है कि आखिर तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो। तात्सुमी कहता है एक मर्द होने के बावजूद अगर मैं इस लड़की को नहीं बचा पाया तो मेरा मर्द होने का कोई फायदा नहीं। और अचानक से वो लड़की तात्सुमी के सीने में अपनी तलवार को गाड़ देती है, लेकिन उस हमले से तात्सुमी बच जाता है उस वुडन डोल की मदद से जो उसे दद्दू ने दी थी। वह लड़की वापस से आर्या को मारने के लिए आती है, पर तात्सुमी उससे कहता है कि आखिर तुम इस बेचारी लड़की को क्यों मार रही हो। पर वह लड़की कुछ भी नहीं सुनती और उसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी लियोनी आ जाती है जो उस लड़की को रोक लेती है। तात्सुमी लियोनी को पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो वही चोरनी हो ना जिसने मेरे पैसे चुराए थे। लियोनी कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो, तुम इसे मासूम समझते हो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और वो उस गोदाम के गेट को तोड़ देती है। अंदर का नजारा देखकर तात्सुमी की आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ पर तात्सुमी की दोस्त सायो की भी लाश पड़ी हुई थी जिसकी हालत काफी खराब हो रखी थी। वहाँ पर तात्सुमी को उसका दूसरा दोस्त भी मिलता है जो तात्सुमी से कहता है इस लड़की और इसकी फैमिली ने हम लोगों को काफी टॉर्चर किया है, हमें यहाँ पर मदद के बहाने बुलाया गया और हमारे खाने में कुछ मिला दिया गया जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए। बाद में हमें यहाँ पर लाया गया और काफी टॉर्चर किया गया। सायो को तो इन लोगों ने टॉर्चर कर करके मार भी दिया। इधर आर्या अपने असली रूप में आती है और कहती है कि तुम सब बस कीड़े मकोड़े की तरह हो, अगर तुम में से 10,000 50,000 या फिर 1 लाख लोग मारे भी जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर ये लड़की उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तात्सुमी उसे रोकता है और खुद अपने हाथों से आर्या के 2 टुकड़े कर देता है। इधर तात्सुमी के दोस्त की हालत काफी खराब हो रही थी। तात्सुमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर वह लड़की कहती है कि अब कोई फायदा नहीं, इसे काफी भारी ड्रग्स दिए गए हैं जिसकी वजह से इसके शरीर में जहर फैल चुका है और उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। इधर सारे नाइट्रेट वहाँ से जाने लगते हैं, पर लियोनी तात्सुमी को भी अपने साथ लेकर जाती है। वह कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे, और वह अपनी टीम से कहती है कि यह लड़का भी हमारे साथ चलेगा। तात्सुमी कहता है कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, पर वह सभी तात्सुमी को जबरदस्ती अपने अड्डे पर लेकर चले जाते हैं। अगले दिन तात्सुमी अपने दोनों दोस्तों की क्रेव बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तभी वहाँ पर लियोनी आती है जो तात्सुमी से कहती है कि आखिर तुमने क्या सोचा, हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हो या फिर नहीं। तात्सुमी कहता है कि मैं फिलहाल इस बारे में सोच रहा हूँ। लियोनी कहती है कि तो इसका मतलब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं तुम्हें हमारी टीम के मेंबर से मिलवाती हूँ। और वो सबसे पहले तात्सुमी को एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम सील होता है। सील तात्सुमी को धमकी देती है कि तुमने अब हमारे हेडक्वार्टर को देख लिया है, तो अगर तुमने हमारी टीम को ज्वाइन नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर तात्सुमी रोने लगता है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आती है जिसका नाम माइन होता है। वो कहती है कि आखिर तुम किसे उठाकर लेकर आ गई, ये तो मेरे लेवल का भी नहीं है। यह सुनकर तात्सुमी को गुस्सा आता है। लियोनी कहती है कि इसे सीरियस मत लो, ये सभी से ऐसे ही बात करती है। अब तात्सुमी अगले मेंबर से मिलता है जिसका नाम बुलेट होता है और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी ताकत को देखकर तात्सुमी काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन जब वो उससे हाथ मिलाता है तो उसे पता चलता है कि बुलेट तो असलियत में एक गे है। बेचारे की शक्ल तो देखो। अब बारी होती है लियोबो की, और ये 1 नंबर का ठरकी होता है और ये आज भी लियोनी को नहाते हुए देखने की कोशिश कर रहा था, पर तभी लियोनी इसके पीछे आ जाती है और इसका तबला बजा देती है। अब ये लोग अकामे से मिलने के लिए आते हैं और ये देखते हैं कि अकामे तो एक बड़ी सी मुर्गी को पकाकर खा रही होती है। वहाँ पर नाइट रेड की बॉस नेजेंडा भी होती है जो लियोनी से कहती है
लिए। तुमने पिछले मिशन में काफी देर कर दी थी, तो अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। लियोनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन नेजेंडा अपने हाथों की मदद से उसे पकड़ लेती है। अब लियोनी तात्सुमी को नेजेंडा से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये लड़का हमारे बहुत काम आ सकता है। नेजेंडा जल्दी से एक मीटिंग बुलाती है और तात्सुमी से कहती है कि बताओ तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहते हो या फिर नहीं। तात्सुमी कहता है कि अगर मैंने मना किया तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। नेजेंडा कहती है कि उस सिचुएशन में हम तुम्हें दूसरा काम देंगे। तात्सुमी कहता है कि अच्छा तो ये बात है, दरअसल मैं इंपीरियल आर्मी में शामिल होने के लिए आया था ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं और अपने गांव भेज सकूं। तभी बुलेट कहता है कि तुम्हारा गांव जो है गरीबी में डूबा हुआ है, उसका जिम्मेदार भी कैपिटल है। मैं पहले आर्मी का इंपीरियल सोल्जर हुआ करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कैपिटल के लोग बहुत लालची और जानवरों से भी बदतर है, तो मैंने आर्मी को छोड़ दिया। तात्सुमी कहता है कि अगर ऐसा है भी तो तुम लोगों को एक ही करके मार के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेजेंडा बताती है कि कैपिटल के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी आर्मी खड़ी हो चुकी है। शुरुआत में उसमें काफी कम मेंबर थे, लेकिन अब वो पूरी आर्मी बन चुकी है और नाइट रेड भी उसी का हिस्सा है। और हमारा काम है मिशन के बीच आने वाले अड़चनों को दूर करना। एक बार अगर मिशन शुरू हो गया तो हम महल के अंदर जाकर प्रेसिडेंट को मार देंगे, जिससे तुम्हारे गांव के साथ साथ बाकी गांवों की भी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तात्सुमी कहता है कि ये तो तुम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो। तभी लियोनी कहती है भले ही हम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम मार तो इंसानों को ही रहे हैं, और अगर एक बार आर्मी ने हमें पकड़ लिया तो मौत मिलना तय है। तात्सुमी कहता है कि मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इस तरह से मेरे गाँव की मदद कर सकते हैं तो मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अब लेजेंडा अकाने से कहती है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसका मतलब अकाने अब तात्सुमी को ट्रेन करेगी। अरे अरे, फाइटिंग नहीं, खाना बनाने के लिए ट्रेन करेगी। ओ बबुआ, खाना तो बड़ा लजीज बनाते हो। अब बुलेट और कुछ लोग एक मिशन के लिए बाहर जा रहे होते हैं। अब वो मिशन कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो या फिर किसी को मारना। दूसरी तरफ ये दोनों भी मछली पकड़ने के लिए जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर अकाने तात्सुमी को सिखा रही होती है कि बिना वेपन के भी मछली कैसे पकड़ी जाए। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद ये केवल 2 मछली ही पकड़ पाते हैं। अब लियोनी नेजेंडा से अपने अगले मिशन के बारे में पूछती है। लेजेंडा उन्हें 2 लोगों का फोटो दिखाती है और कहती है कि ये ओगर और गमाल है। गमाल तेल का व्यापार करता है और वो ओगर को काफी भारी घूस भी देता है, ताकि गमाल के किए हुए काले कारनामों को ओगर किसी और के सर पर डाल दे। और इस बार शिकार हुआ है हमारे क्लाइंट का हस्बैंड, और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इन दोनों को मरना होगा। लियोनी कहती है कि गमाल को मारना तो काफी आसान है, लेकिन ओगर काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो हर शाम को एक होटल में ड्रिंक करने के लिए आता है, लेकिन अकाने वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर अकाने के वांटेड पोस्टर लगे हुए हैं। तो लियोनी कहती है कि तो मैं जाऊंगी। तात्सुमी भी कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। नेजेंडा कहती है कि तो ठीक है, अकाने और लियोनी तुम दोनों गमाल को मारने के लिए जाओगे और तात्सुमी तुम ओगर को मारने के लिए जाओगे। अकाने कहती है कि तात्सुमी ओगर को नहीं मार पाएगा। नेजेंडा कहती है इसे ओगर को मारना ही पड़ेगा, इसे साबित करना होगा कि ये हमारी नाइट रेड में शामिल होने के काबिल है। तात्सुमी काफी एक्साइटेड होता है, इसलिए अकाने उससे कहती है याद रखना मिशन तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि तुम रिपोर्ट नहीं करते, और अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर कर घमंडी बन गए या तुम अपने मकसद से भटक गए तो तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। तात्सुमी कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत नहीं आने वाली। अब लियोनी तात्सुमी को वो होटल दिखाती है जहाँ पर ओगर आने वाला है, लेकिन तात्सुमी का ध्यान तो कहीं और था, वो अकाने के बारे में ही सोच रहा था। लियोनी समझ जाती है और तात्सुमी को बताती है कि दरअसल ये जो अकाने है इसको आर्मी ने इसके मॉम डैड से खरीद लिया था और तब से यह आर्मी के लिए काम कर रही थी। लेकिन एक दिन उसे आर्मी के काली करतूतों के बारे में पता चलता है, जिससे सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नाइट रेड को ज्वाइन कर लेती है। अब रात को गमाल अपने घर के अंदर टहल रहा होता है, वहाँ पर लियोनी और अकाने आ जाती है जो उसका काम तमाम कर देती है। दूसरी तरफ तात्सुमी सीधा ओगर के सामने आ जाता है और उसे एक सुनसान गली के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर वो ओगर से कहता है अरे बड़े भैया प्लीज हमें आर्मी में ज्वाइन करवा दो। ओगर कहता है इतनी सी बात, तुम आर्मी ऑफिस जाओ और रजिस्ट्रेशन करवा लो, और वो वहाँ से जाने लगता है। तात्सुमी पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। ओगर को भी शक हो गया था, इसलिए वो अपनी तलवार को निकालता है, लेकिन तात्सुमी तेजी से आकर उसके सीने को चीर देता है। तात्सुमी सोचता है कि ओगर का काम तो तमाम हो गया। तभी ओगर पीछे से खड़ा होता है और तात्सुमी के ऊपर हमला करता है। वो उसके हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन ओगर में इतनी ताकत होती है कि वो तात्सुमी को दूर फेंक देता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम नाइट रेड
रेड के मेंबर हो, तुम्हारे बाद में उस लड़की को भी मार दूंगा जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, और सारे नाइट रेड्स के मेंबर को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यह सुनकर पता नहीं तात्सुमी को क्या हो जाता है और वो अपनी सुपर स्पीड से ओगर के दोनों हाथों को काट देता है, वो भी मक्खन की तरह। अब फाइनल हमला करके वो ओगर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और वापस आकर रिपोर्ट देता है और कहता है कि देखा मैंने ओगर को कितनी आसानी से हरा दिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी अकाने तात्सुमी की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तात्सुमी कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। अकाने कहती है कि वो क्या है कि एक बार मेरे दोस्त को भी ऐसे ही गलतफहमी हो रही थी और जब हमने उसके कपड़े रिमूव किए तो उसके शरीर पर काफी छोटे छोटे घाव थे जिनमें जहर भरा हुआ था और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे खुशी हो रही है कि तुम सही सलामत हो। और वो उसे देखकर ब्लश करने लगती है। लियोनी बताती है कि दरअसल अकाने ने पहले तुमसे इतनी रूड बातें इसलिए कही ताकि तुम्हारा ध्यान न भटके और तुम जिंदा रहो। अब तात्सुमी अकाने से माफी मांगता है कि उसने भी अकाने को काफी भला बुरा कहा था। अगले दिन पूरी नाइट रेड जंगल में ट्रेनिंग कर रही होती है। बुलेट तात्सुमी को अपना आर्मर पहन कर दिखाता है और तात्सुमी को वो काफी ज्यादा कूल लगता है। पर तभी उन लोगों को एहसास होता है कि जंगल के अंदर घुसपैठिए आ गए हैं। उनमें से 3 घुसपैठिए अकाने के सामने खड़े होते हैं। वह कहते हैं, अरे यार ये लड़की तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसे मारने से पहले थोड़ा खेल लेंगे। पर अकाने अचानक से इन तीनों के गले काट देती है और इनका स्वाहा हो जाता है। अब हम माइन को देखते हैं जो एक घुसपैठिए के ऊपर निशाना साध रही होती है। अचानक से माइन के पीछे से एक घुसपैठिया हमला कर देता है, पर सील वहां आकर उस आदमी के 2 टुकड़े कर देती है और काम खत्म हो जाता है। अब माइन दौड़ते हुए उस आदमी के ऊपर फायर कर देती है जिससे वो आदमी जलकर भस्म हो जाता है। इधर लियोनी ने भी एक आदमी को टपका दिया होता है। अब बारी होती है बुलेट की और उसके ऊपर 5-6 आदमी कूदकर हमला कर देते हैं, पर बुलेट उन सभी को गाजर मूली की तरह काट डालता है। यह सब देखने के बाद तात्सुमी को विश्वास हो जाता है कि नाइट रेड को हराना कोई मामूली बात नहीं है। अब रात को जब तात्सुमी सो रहा होता है तो उसे बुलेट के सपने आ रहे होते हैं। अब अगले दिन तात्सुमी माइन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज उसे उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। पर शील तात्सुमी को बताती है कि माइन इतनी जल्दी नहीं उठती तो तुम्हें ही जाकर उसे उठाना पड़ेगा। तात्सुमी जल्दी से माइन के कमरे में जाता है पर माइन की किस्मत खराब होती है। माइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तात्सुमी को मार ही डालती है, लेकिन तात्सुमी बच जाता है। अब यह दोनों कैपिटल में आ जाते हैं। कैपिटल की हालत देखकर तात्सुमी सोचता है कि मैंने जैसा कैपिटल के बारे में सोचा था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा उदास लग रहे होते हैं। माइन कहती है कि यह सब प्राइम मिनिस्टर की वजह से हो रहा है और इन सभी लोगों को पता है कि आखिर में हलाल इन सभी को ही होना है। अब माइन मार्केट में इधर उधर शॉपिंग करने लगती है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। शॉपिंग करने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इधर तात्सुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो माइन के ऊपर चिल्लाता है, तुम तो मुझे ट्रेनिंग देने वाली थी पर सुबह से ही तुम तो शॉपिंग में लगी हुई हो। माइन तात्सुमी को जोरदार गुस्सा मारती है और कहती है कि यही मेरी ट्रेनिंग है और मैं जो चाहूंगी वो तुमसे करवा सकती हूँ। अचानक से सभी लोग दौड़ते हुए एक जगह पर जाने लगते हैं। यह दोनों भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों को किलों से गाड़ कर टांगा हुआ होता है, वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने कैपिटल के रूल को मानने से मना कर दिया। माइन कहती है कि यह सारा प्राइम मिनिस्टर का किया धरा है। तात्सुमी हैरानी से कहते है कि आखिर ये प्राइम मिनिस्टर है कौन। तभी हमें कैपिटल के किंग को दिखाया जाता है जो वो छोटा बच्चा होता है। उसके पीछे से प्राइम मिनिस्टर निकलता है जो उस बच्चे से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अब हेडक्वार्टर में इन लोगों को नया मिशन दिया जाता है जिसमें इन्हें ओकल नाम के आदमी को मारना है जो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचता है और फिर मार डालता है। और इस मिशन के लिए नेजेंडा अपने पूरी नाइट रेड की आर्मी को भेजती है क्योंकि वो इस मिशन में कोई भी गलती नहीं चाहती। अब पूरी नाइट रेड उसके कासल के पास पहुंचकर अलग अलग हो जाती है, पर माइन और तात्सुमी साथ में होते हैं। माइन ने कासल के ऊपर एम किया हुआ था। वो तात्सुमी को बताती है कि दरअसल ये जो मेरा वेपन है ये उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जितना कि मैं कमजोर होती जाऊंगी। अब कासल के अंदर से ओकल अपने साथियों के साथ बाहर आता है और माइन सीधा उसके ऊपर निशाना लगाती है और वो सीधा उसके भेजे के आर पार हो जाती है। यह देखकर तात्सुमी कहता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी दूर से निशाना लगा दिया तुमने। वो इसलिए क्योंकि माइन एक मास्टर शूटर होती है। अब ओकल के मरने के बाद उसके सभी सोल्जर नाइट रेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। नाइट रेड भी उनका सामना करने के लिए तैयार होती है। माइन तात्सुमी को बताती है कि दरअसल वो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मास्टर ऑफ किंजी में ट्रेनिंग
ट्रेनिंग ली है तो उन लोगों को हराना इतना आसान नहीं होगा। इधर तात्सुमी सोच रहा होता है कि माइन आखिर इतनी खड़ूस क्यों है, शायद उसका पास्ट ठीक नहीं रहा होगा। माइन बताती है कि दरअसल मैं कैपिटल के वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास रहती थी, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया जाता था। जब नाइट रेड बनी तो वेस्टर्न से भी कुछ लोगों को ऐड करना था, इसलिए मैं नाइट रेड में भर्ती हो गई। और जब कैपिटल को वापस से बनाया जाएगा तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे भी तो कमाने हैं। दूसरी तरफ बाकी नाइट रेड ने ओकल के सारे साथियों को मार दिया था। तभी अकाने कहती है कि ये तो 5 लोग थे लेकिन यहाँ तो 4 ही हैं। वो इसलिए क्योंकि 5वां इन दोनों के पीछे होता है और वो माइन के ऊपर हमला करता है, लेकिन तात्सुमी उसे बचा लेता है। अब वो उस आदमी को जोरों से पकड़ लेता है। तात्सुमी माइन से कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर निशाना लगाओ, पर माइन सोचती है कि कहीं निशाना चूक न जाए। तात्सुमी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माइन जल्दी से निशाना लगाती है और वो सीधा उस आदमी को लगता है। इसने तो इसके अंदर एक सुरंग बना दी। अब माइन तात्सुमी से इम्प्रेस होती है कि उसने उसके ऊपर इतना भरोसा किया और वह तात्सुमी से कहती है कि तुम हमारी टीम में रह सकते हो। तभी तात्सुमी माइन के सिर पर एक चमोट लगाता है और कहता है कि पागल औरत, अभी तो मेरा सर उड़ा देती। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर एक अनजान आदमी नाइट रेड के पोस्टर्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कहती है कि तुम जो कोई भी हो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, पर वो तो उन दोनों का सिर ही उड़ा देता है और क्रीपी आवाज में कहता है कि नाइट रेड, हाँ अब मजा आएगा। अब अगली सुबह बुलेट तात्सुमी को तलवार चलाना सिखा रहा होता है और वो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा भारी होती है। उसे चलाने में बेचारे के हाथ भी कांप रहे थे। दूसरी तरफ नाइट रेड का एक खबरी जो मरने की हालत में होता है नेजेंडा को एक डायरी देता है और कहता है कि इस डायरी में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिनका मरना जरूरी है। अब नाइट रेड को भी पता चल चुका था कि शहर में एक ऐसा बंदा आया हुआ है जिसको लोगों का सर काटना पसंद है। बुलेट कहता है कि यह आदमी जरूर जेंग होगा, क्योंकि आर्मी में जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती थी उनका सर जेंग ही काटा करता था, लेकिन उसकी वजह से उसे सर काटने की आदत लग गई। अब हर रोज तो लोगों को मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए लगता है वो भाग गया और बाहर मासूम लोगों के गले काट रहा है। नेजेंडा कहती है कि अगर वो जेंग है तो तुम लोगों को संभल कर रहना पड़ेगा। अब रात को जेंग एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा होता है और उसका अगला शिकार होता है तात्सुमी। इधर तात्सुमी अकाने के साथ बैठकर जूस पी रहा होता है। तभी उसे सूसू आ जाती है तो वो कोने में आ जाता है और सूसू करने लगता है, लेकिन तभी उसे उसकी मरी हुई दोस्त सायो दिखाई देती है। सायो भागने लगती है तो तात्सुमी भी उसके पीछे पीछे भागता है। अचानक से सायो रुक जाती है। तात्सुमी उसे गले लगाता है। तभी आवाज आती है कि तुम तो काफी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। तात्सुमी ऊपर देखता है, ये जेंग होता है। तात्सुमी जल्दी से दूर हट जाता है। जेंग कहता है कि मेरे पास भी एक इंपीरियल रेलिक है जिससे मैं सामने वाले का दिमाग पढ़ सकता हूँ और उसे अपने जाल में फंसाकर बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तात्सुमी का एक भी वार जेंग को नहीं लगता है, क्योंकि वो उसके दिमाग को पढ़कर हर हमले को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है। इसका फायदा उठाते हुए जेंग तात्सुमी के पेट में एक कट लगा देता है जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है। अब जेंग लगातार तात्सुमी के जॉइंट्स पर हमला करता है ताकि तात्सुमी हमला न कर सके, लेकिन फिर भी तात्सुमी अपनी सुपर स्पीड से जेंग के फेस पर एक कट लगा देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जेंग ने तात्सुमी को छल्ली छल्ली कर दिया था। अब जेंग तात्सुमी को खत्म करने के लिए दौड़ता है, पर तभी बीच में अकाने की एंट्री हो जाती है। जेंग जल्दी से अकाने का एक्सरे करता है कि इसने अपने शरीर में कोई हथियार छुपाया हुआ है या फिर नहीं। अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अकाने लगातार जेंग के ऊपर हमला करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जेंग लगातार उसके हमले से बचता जा रहा था। अब अकाने को समझ आता है कि जेंग को हराने के लिए मुझे अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा और वो बिना सोचे ही जेंग के ऊपर हमला करती है, लेकिन जेंग उसे भी रोक लेता है। जेंग बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को ही नहीं बल्कि तुम्हारी मसल मेमोरी को देखकर भी बता सकता हूँ कि तुम कहाँ हमला करोगी। अब जेंग एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें वो अकाने की बड़ी बहन को उसके सामने लाता है। अकाने की बड़ी बहन हमला करने के लिए दौड़ती हुई आती है, पर यह जेंग होता है और सोचता है कि अब तो इस लड़की का काम तमाम हो जाएगा। पर अकाने अपनी बड़ी बहन को देखकर और ज्यादा तेजी से हमला करने लगती है। जेंग कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अकाने कहती है कि मेरी बड़ी बहन कभी भी मुझ पर हमला नहीं करेगी, और इसी के साथ अकाने जेंग का काम भी तमाम कर देती है।
अगले दिन तात्सुमी की नींद खुलती है और तात्सुमी देखता है कि उसके पास शेली सो रही है। अब शेली तात्सुमी को एक भारी आर्मर के साथ ट्रेनिंग करवाने लगती है और कहती है कि इससे तुम अपने शरीर के वजन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। तात्सुमी कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम कभी घर का काम क्यों नहीं करती हो और तुमने नाइट रेड को क्यों ज्वाइन किया। शेली कहती है कि वो क्या है कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मैं हर वक्त खाली रहती हूँ, और जब मैं छोटी थी तो मैंने घर का काम करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे सिवाय एक लड़की के जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। एक दिन घर पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और अचानक से वो उसका गला दबाने लगता है। अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए मैं उसके बॉयफ्रेंड को चाकू मारकर खत्म कर देती हूँ, जिससे वो बच तो जाती है लेकिन उस हादसे की वजह से उसे सदमा लगता है। पर उसे मारकर पता नहीं क्यों मुझे सुकून मिला था। अगले दिन उसके दोस्त मुझे मारने के लिए आए थे लेकिन मैंने उन्हें भी मार दिया और उन्हें मारने में मुझे काफी मजा आया और मुझे पता चल चुका था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने नाइट रेड को ज्वाइन कर ली। तात्सुमी कहते हैं कि काश मैं भी तुम्हारी तरह मजे कर पाता। अब तात्सुमी नेजेंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी एक इंपीरियल रेलिक चाहिए। नेजेंडा तात्सुमी को एक बुक देती है और कहती है कि तुम्हें जैसा भी रेलिक चाहिए तुम हमें बता सकते हो, हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ जाएंगे। तात्सुमी पूछता है कि आखिर इनमें सबसे पावरफुल रेलिक कौन सा है। नेजेंडा कहती है वैसे तो ये सब रेलिक और होस्ट के बॉन्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर इसे देखा जाए तो आइस रेलिक सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये रेलिक अभी एक लड़की के पास है जो भी नॉर्थम साउथ में गई हुई है। वो वहाँ के प्रिंस को हराने के लिए गई है जिसने आज तक कभी हार का स्वाद नहीं चखा, और उस लड़की को उस प्रिंस को हराने के लिए लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। तात्सुमी किताब में देखता है और कहता है कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे रेलिक भी है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। हो सकता है इसमें एक ऐसा रेलिक हो जिसकी मदद से हम मरे हुए को जिंदा कर पाए और उसकी मदद से मैं अपने दोस्तों को वापस जिंदा कर सकता हूँ। तभी बुलेट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा कोई रेलिक एग्जिस्ट करता तो रेलिक को बनाने वाला अभी जिंदा होता। यह सुनकर तात्सुमी काफी दुखी होता है कि वह अपने दोस्तों को वापस जिंदा नहीं कर पाएगा, इसलिए रात को वो उन दोनों की क्रेव के पास बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ पर शैली आती है जो उसे अपनी गोद में सुला लेती है और कहती है तुम जितना चाहे उतना रो सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ हम नॉर्थ एंड साइड को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए थे और वो जो कभी न हारने वाला प्रिंस आइस रेलिक के मास्टर एश डेथ के पैर चाट रहा होता है। अब हमें कैपिटल के राजा को दिखाया जाता है जिसको उसका सोल्जर इंफॉर्मेशन देता है और कहता है नाइट रेड की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, उन्होंने ओगर, गमाल और ओकल को भी मार दिया। तो प्रेसिडेंट कहता है कि जनरल एश डेथ ने अब तक नॉर्थन ईस्ट के प्रिंस को मार दिया होगा और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लिया होगा, तो जल्दी से एश डेथ को यहाँ पर बुला लो नाइट रेड को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ तात्सुमी और लियोनी स्लम एरिया में आ रखे होते हैं और यहाँ पर लियोनी काफी फेमस होती है क्योंकि उसने यहाँ पर काफी लोगों की मदद की होती है। तभी कुछ लोग लियोनी के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि लियोनी ने इन सभी के पैसे चुराए हुए होते हैं और ये कहते हैं कि चोर ने एक बार हाथ तो आजा मेरे। तात्सुमी दौड़ते दौड़ते लियोनी से अलग हो जाता है और जब वो एक गली के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक डॉग नाच रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो तात्सुमी को बताती है कि यह कोई डॉग नहीं है, ये मेरा इंपीरियल रेलिक है। जब ये हायर रैंक वाले सोल्जर्स के साथ मैच नहीं हो पाया तो इसे लोअर रैंक वाले सोल्जर्स के साथ मैच कराया गया और ये मेरे साथ मैच हो गया। अब वो तात्सुमी को स्लम एरिया में वापस पहुंचा देती है। दरअसल ये जो लड़की है ये भी नाइट रेड को ढूंढ रही है उन्हें खत्म करने के लिए, क्योंकि नाइट रेड ने इसके मास्टर ओगर को मार दिया है। अब हम अगली रात को रेड लाइट एरिया को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है। लियोनी तात्सुमी को एक बिल्डिंग के अंदर लेकर आती है और उसे बताती है यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है और ड्रग्स दिया गया है। इन लड़कियों को या तो बेच दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और ये जो 2 आदमी हैं इन्होंने ही पूरे धंधे को खोल रखा है। अब हम एक कमरे को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग बैठे हुए होते हैं। लियोनी और तात्सुमी वहाँ पर एंटर करते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके काफी ब्रूटल तरीके से मारने लगते हैं। तात्सुमी तो इस सफेद कोट वाले के 2 टुकड़े कर देता है और लियोनी उसके पीछे खड़े आदमी को एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। अब ये लोग वापस हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सेल और माइन को देखते हैं। ये दोनों भी एक मिशन पर गए हुए थे जिसे पूरा करके ये आ रहे थे। तभी उनके सामने ओगर की वो चेली आती है और कहती है आखिर मैंने नाइट रेड को ढूंढ लिया, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। माइन उस लड़की के ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगती है लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं होता क्योंकि
क्योंकि उसके इंपीरियर रेलिंग ने सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली थी। अब वो सेल के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेल अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देती है, पर वो डॉग अपने आप को वापस से हील कर लेता है। तभी माइन वहां पर आती है और बताती है इसे इंपीरियर रेलिंग में जान होती है जिससे ये अपने आप को हील कर लेते हैं, हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। वह लड़की एक सीटी बजाती है जिससे बाकी सोल्जर्स भी यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाए। माइन लगातार उसके ऊपर हमला करके उसके कोर का पता लगाने की कोशिश करती है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। सेली सोचती है अगर इंपीरियर रैली का मास्टर ही नहीं रहेगा तो इंपीरियर रैली चलेगा कैसे, और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। सेली उस लड़की के दोनों हाथ काट देती है, लेकिन उसने अपने हाथों में हथियार छुपाया हुआ था, लेकिन सेल उसके दोनों हथियार को भी उखाड़ देती है। अब वह लड़की अपने डॉग को फुल पावर पर हमला करने के लिए कहती है और उसका डॉग एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो माइन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे पिचकाने की कोशिश करता है, लेकिन सेली वहां पर आकर उसके हाथ को काट देती है और माइन को बचा लेती है। लेकिन तभी वो लड़की अपने मुंह में छुपी बंदूक से सेली के ऊपर गोली चला देती है और अचानक से उसका डॉग आकर सेली को मुंह में पकड़ लेता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। इधर माइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने टूटे हुए हाथ को लेकर उस लड़की को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उसके बहुत सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। दो टुकड़े होने के बावजूद सेली अभी भी जिंदा होती है, जो माइन को कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। माइन उसकी बात मानते हुए वहां से चली जाती है। इधर सेली की भी आखिरकार डेथ हो जाती है। नाइट रेड की पूरी फौज को सेली की मौत का पता चलता है। तात्सुमी कहते हैं कि हमें सेल की मौत का बदला लेना होगा, हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तभी बुलेट तात्सुमी को एक मुक्का मारता है और कहता है कि हम जब भी मिशन में जाते हैं तो मौत हमारा पीछा करती है और हम हर बार जिंदा वापस नहीं आ सकते, हमें बस ध्यान रखना होगा कि अगली बार हमसे ये गलती ना हो। तात्सुमी बुलेट की बात समझ जाता है, लेकिन माइन का तो दिमाग खराब हो रखा था और वो बदला लेना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एस्ते चाइल्ड एम्परर के सामने हाजिर होती है और उन्हें बताती है मैंने नॉर्थर्न ईस्ट के प्रिंस को हरा दिया है और पूरे नॉर्थ पर अब हमारा कब्जा है। किंग कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम्हारा अगला काम है नाइट रेड को मारना, क्योंकि उन्होंने हमारी नाक में दम करके रखा है। इधर नाइट रेड के कुछ मेंबर्स का व्यवहार थोड़ा बदल गया था सेल की मौत की वजह से। उसके डेथ के बाद से तात्सुमी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगा है ताकि वो सेली की डेथ का बदला ले सके। तभी बुलेट पीछे से आकर तात्सुमी को मारता है और उसे कहता है तुम्हें अपने चारों ओर ध्यान रखना चाहिए, असली लड़ाई में अपोनेंट सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं होगा, वो तुम्हारे पीछे से भी वार कर सकता है। अब हम एक रॉयल फैमिली को देखते हैं जो कैपिटल घूमने के लिए आए हुए होते हैं और कहते हैं हमने जैसा कैपिटल के बारे में सुना था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। तभी वहाँ पर तीन अनजान लोग आते हैं जिन्हें थ्री बीस्ट बोला जाता है। वो तीनों पूरी रॉयल फैमिली को खत्म कर देते हैं और वहाँ पर नाइट रेड के नाम का पर्चा छोड़ के चले जाते हैं ताकि सारा इंजाम नाइट रेड के ऊपर आ जाए। ये सारी बातें नेजेंडा अपनी पूरी टीम को बताती है। ये तीनों केवल वीआईपीज और अमीर लोगों को ही निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये तीनों उन वीआईपीज को मार रहे हैं जो कैपिटल के आजाद होने के बाद पूरी सत्ता को संभालेंगे। अगर वही नहीं बचे तो कैपिटल का क्या होगा, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए लियोनी तुम एस डेथ के ऊपर नजर रखना, और वो बाकी नाइट रेड के मेंबर को अलग अलग वीआईपीज के ऊपर नजर रखने के लिए भेज देती है ताकि उन्हें बचाया जा सके। तात्सुमी एक बड़ी सी शिप के ऊपर एक अमीर वीआईपी के ऊपर नजर रख रहा होता है और वहाँ पर बुलेट भी होता है, लेकिन वो इनविजिबल होता है। अचानक से वहाँ पर एक म्यूजिक बजने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वह सभी सो जाते हैं, लेकिन तात्सुमी किसी तरह अपने आप को संभाले हुए होता है। तभी वहाँ पर वो थ्री बीस्ट का मेंबर आता है और वो तात्सुमी को कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम नाइट रेड के मेंबर हो, और वो तात्सुमी को एक तलवार देता है उससे मुकाबला करने के लिए। तात्सुमी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास भी एक इंपीरियर रेलिक होता है और उसका इंपीरियर रेलिक उसका हथियार होता है। वह अपने हथियार को दो हिस्सों में बांट लेता है और एक हिस्से को तात्सुमी की ओर फेंकता है। तात्सुमी किसी तरह उससे बच जाता है और सोचता है कि यह अच्छा मौका है उसके ऊपर हमला करने का, लेकिन तभी वहाँ पर बुलेट आकर तात्सुमी को मुक्का मारता है और कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम अभी उसके जाल में फंसने वाले थे। अब बुलेट उस बीस्ट से फाइट करेगा। बुलेट अपना इंपीरियर रेलिक पहन लेता है
है। तीनों बीस्ट बुलेट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बुलेट की स्पीड इतनी तेज होती है कि वह तीनों उसे देख ही नहीं पाते और तीसरे वाले को तो बुलेट लिटरली बीच में से फाड़ कर रख देता है, जिसे देखकर तात्सुमी की आंखें बाहर आ जाती है। वह सोचता है कि क्या गजब की ताकत है। अब उन थ्री बीस्ट में से एक बुलेट के पास आता है और यह और कोई नहीं बल्कि बुलेट की पुरानी आर्मी का जनरल होता है और मेंटोर भी। अब हमें बुलेट का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल को और आर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे विश्वास था कि जब सुनवाई होगी तो उसे निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। इसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और बुलेट रोता हुआ बस ये सब तमाशा देख रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जनरल बुलेट को बताता है कि मेरे पास भी एक इंपीरियल रेलिक है जिसकी मदद से मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो बुलेट के ऊपर पानी से हमला कर देता है। बुलेट उसके हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ तात्सुमी उस बीस्ट लड़की से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तात्सुमी को फाइटिंग में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस लड़की की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी। इधर वो जनरल पानी से एक बड़ा सा ड्रैगन बनाता है और बुलेट के ऊपर हमला करता है, लेकिन बुलेट उस ड्रैगन को बीच में से कट कर देता है। पर यह तो जनरल की एक चाल थी और वो बुलेट के ऊपर नीचे से पानी से हमला करता है। बुलेट को काफी डैमेज पहुंचता है और उसका आर्मर भी टूट जाता है। जनरल पूरी तरीके से बुलेट के ऊपर हावी हो जाता है और बुलेट कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही जनरल का हमला रुकता है तो बुलेट उसके ऊपर आसमान से हमला करता है, पर वो बीस्ट लड़की बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से बुलेट जनरल को हिट नहीं कर पाता। इधर तात्सुमी की हालत भी काफी खराब होती है और वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। बुलेट के इंपीरियल रेलिक की ताकत भी खत्म हो जाती है और उसका सूट भी गायब हो जाता है। तभी पीछे से जनरल बुलेट को कहता है कि अब तुम्हारा इंपीरियल रेलिक काफी कमजोर हो चुका है, तो अब तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तभी बुलेट कहता है, ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ क्योंकि तुमने भी अपने स्पेशल मूव का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, इसलिए तुम भी अपने रेलिक का इस्तेमाल वापस से नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने का डिसाइड करते हैं। फाइट से पहले जनरल अपने शरीर में कुछ इंजेक्ट करता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि बुलेट में 100 हाथियों की ताकत है, तो वो इस जनरल को काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन जनरल के अंदर से जो ब्लड निकलता है, जनरल उस ब्लड को कंट्रोल करता है और उस ब्लड को बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है और बुलेट के ऊपर अटैक करता है। बुलेट उन गोलियों से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ गोलियां बुलेट के आर पार चली जाती है। जनरल भी अधमरा हो जाता है, पर मरने से पहले वो बुलेट को बताता है कि उसने एस डेथ की टीम को आखिर ज्वाइन क्यों किया। जब मैं अपनी बेवजह दी गई सजा को जेल के अंदर काट रहा था तो वो एस देती थी जो मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसा काबिल इंसान इन सलाखों के पीछे अच्छा नहीं लगता, क्यों ना तुम मेरी फौज में शामिल हो जाओ और उसके बदले में तुम्हें आजादी मिलेगी। और मैंने उसकी आर्मी ज्वाइन कर ली। और बुलेट, तुम्हें लग रहा होगा कि अब तुम जीत चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ तुम भी मरोगे बुलेट। तुम्हें याद हो तो मैंने फाइट से पहले अपने अंदर कुछ इंजेक्ट किया था, वो दरअसल जहर था जो मेरी खून की गोलियों के जरिए तुम्हारे शरीर में फैल चुका है। अब तुम भी नहीं बचोगे। यह कहकर उसका काम तमाम हो जाता है। तभी वहाँ पर तीसरा बीस्ट आता है और इसे हम एक लड़की समझ रहे थे, पर असलियत में तो ये एक लड़का है जो अपनी बॉडी को एक हल्क जैसा बना देता है और तात्सुमी को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। बुलेट तात्सुमी को अपना इंपीरियल रेलिक देता है। तभी वो तीसरा बीस्ट कहता है, ये रेलिक बिल्कुल मत लेना, अगर तुम इस रेलिक को संभाल नहीं पाए तो तुम्हारे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। तात्सुमी कहता है कि शायद तुमने सही कहा। तभी बुलेट तात्सुमी को एक जोरदार पंच मारता है। अपने दुश्मन को कभी भी डिसाइड मत करने दो कि तुम क्या कर सकते हो। तात्सुमी बुलेट की बात समझ जाता है और उसके इंपीरियल रेलिक का इस्तेमाल करता है और अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देने लगता है। यह बीस्ट वही है जिसकी स्किन से इस आर्मर को बनाया गया है, जो काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा होता है। ऐसा तो बुलेट का भी नहीं था और वो आर्मर तात्सुमी के शरीर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब इन दोनों में फाइट शुरू होती है और एक दूसरे को ये पंच मारते हैं, पर तात्सुमी के पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो तीसरा बीस्ट पंच खाकर बहुत दूर गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ भी हो जाती है। इधर बुलेट मरने से पहले कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं ये सब देख पाया और मुझे पता है तात्सुमी तुम एक दिन मुझे भी सरपास कर दोगे और बहुत ज्यादा ताकतवर बनोगे। और इसी के साथ बुलेट की डेथ हो जाती है। इधर तात्सुमी बस फूट फूट कर रो रहा होता है।
अगले दिन से पूरी नाइट रेड और ज्यादा मेहनत करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नेजेंडा आती है जो बताती है कि मैं कुछ हथियार को जमा करवाने के लिए जा रही हूँ, पर यह तो सिर्फ एक बहाना है। सच बताऊं तो हमारी टीम में लोगों की संख्या काफी कम हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ लोगों को हमारी टीम में शामिल करने के लिए लेने जा रही हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक अकाने यहाँ की बॉस रहेगी। दूसरी तरफ एसडेथ भी उन 3 बीस्ट को श्रद्धांजलि दे रही होती है और कहती है कि तुम तीनों ने काफी अच्छा काम किया, अब मुझे थोड़ा काम करना है, अब मुझे एक नई टीम बनानी पड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह पर बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर तात्सुमी की बहन कुरोमे भी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एशडेथ आती है और हमें पता चलता है कि यह सब लोग एशडेथ की नई टीम के मेंबर्स हैं, और इस टीम में ओगर की चेली भी होती है। अब एशडेथ इन लोगों से कहती है तुम सभी को एक टीम बनकर काम करना पड़ेगा और हमारी टीम का नाम होगा ईगर्स। अब तात्सुमी, लब्बाक और लियोनी यह तीनों एक दूसरे अड्डे पर आते हैं जो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। लब्बाक तात्सुमी को बताता है कि हम लोग यहाँ पर कभी कभार ही आते हैं, वो क्या है कि यह जगह शहर के बीचों बीच है तो हर वक्त यहाँ पर खतरा मंडराते रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं आते। पर फिलहाल हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें एशडेथ के ऊपर नजर रखनी है। तात्सुमी लब्बाक से पूछते है कि क्या एशडेथ सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जितना कि लोग उसके बारे में बातें करते हैं। लब्बाक तात्सुमी को एक कहानी बताता है। वह कहता है कि कई साल पहले साउथ वेस्टर्न वालों ने कैपिटल के खिलाफ जंग छेड़ दी थी क्योंकि कैपिटल उनके ऊपर हक जताने लगा था। अब साउथ वेस्टर्न वालों को रोकने के लिए कैपिटल ने अपनी सेनाओं को कई बार भेजा, लेकिन उनकी सेना जंगलों में सर्वाइव भी नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से कैपिटल ने एशडेथ को भेजा। उनके साथ हमारी बॉस भी गई थी क्योंकि वो पहले आर्मी में ही थी, और जब एशडेथ वहाँ पर पहुँचती है तो वो सभी लोगों को रोकने के लिए उन्हें मार डालती है और उनके इलाके को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। यह देखकर हमारी बॉस समझ जाती है जो भी कैपिटल के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ेगा कैपिटल उन्हें मार देगा, इसलिए बॉस ने उन लोगों को छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम फिर भी एशडेथ से मिलना चाहते हो तो शहर में एक फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है जो एशडेथ ने ऑर्गेनाइज किया है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम एशडेथ को करीब से देख पाओगे। तात्सुमी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तात्सुमी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, और वो हर मैच को काफी आसानी से जीत लेता है, और वो केवल मैचेस को जीतता ही नहीं है। तात्सुमी की फाइटिंग को देखकर एशडेथ भी उससे काफी इम्प्रेस होती है। एशडेथ जल्दी से तात्सुमी के पास आती है और उसके गले में पट्टा पहनाकर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर नाइट रेड में हड़कंप मच जाता है कि तात्सुमी को एशडेथ अपने साथ लेकर चली गई। रात को एशडेथ तात्सुमी को अपनी नई टीम से मिलवाती है और वो सभी बारी बारी से अपनी अलग अलग एबिलिटीज को दिखाने लगते हैं, और जो सच में काफी खतरनाक होती है। इधर तात्सुमी भी काफी हैरान होता है, पर इधर एशडेथ का तो अलग ही चल रहा होता है। सब लोगों से मिलवाने के बाद एशडेथ तात्सुमी को अपने रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर तात्सुमी को समझ नहीं आता है कि एशडेथ उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है। थोड़ी देर बाद एशडेथ वहाँ पर आती है और तात्सुमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लगता है तात्सुमी काफी ज्यादा में एशडेथ अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन तात्सुमी उसे रोकने की कोशिश करता है और एशडेथ को अपने बारे में बता देता है कि मैं नाइट रेड का एक मेंबर हूँ और मुझे पता है कि तुम नेजेंडा के साथ काम करती थी, तुम्हारे पास आइस रेलिक है और तुम्हें उसे कैपिटल को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मासूम लोगों को मारने के लिए। एक काम करो, तुम हमारी नाइट रेड में शामिल हो जाओ और हमारा साथ दो। लेकिन एशडेथ तात्सुमी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो कमजोर है उन्हें ताकतवर लोगों के सामने झुकना ही पड़ेगा। तात्सुमी कहते हैं कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनके ऊपर जुल्म उठाकर उन्हें मार दे। यह कहकर वो वहाँ से भागने लगता है, पर एशडेथ कहती है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बाहर खड़े हुए सारे सोल्जर तुम्हें मार देंगे, और यह सुनकर वो एशडेथ के पास वापस आ जाता है। अगले दिन तात्सुमी की नींद खुलती है और वो ठीक से नहीं सोया था क्योंकि एशडेथ ने उसे ठीक से सोने ही नहीं दिया। अब इनकी पूरी टीम ब्रेकफास्ट करके हंटिंग पर जाने लगती है। यह लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और तात्सुमी के साथ वेव नाम का लड़का होता है। हंटिंग के दौरान इन दोनों के ऊपर पेड़ जैसे दिखने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, और जब तक वेव इन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाता है तब तक तात्सुमी अपने रेलिक को पहनकर वहां से भाग जाता है। इधर वेव टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर वो तात्सुमी के बिना एशडेथ के सामने गया तो एशडेथ उसे कच्चा चबा जाएगी। वेव जल्दी से अपने रेलिक को एक्टिवेट करता है और इसके पास तात्सुमी जैसा ही रेलिक होता है जिसका नाम होता है ग्रैंड चेरियन, और वो तात्सुमी
तात्सुमी को काफी आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन वेव को पता नहीं होता कि ये तात्सुमी है क्योंकि उसने अपना हुलिया बदला हुआ था और वो सोचता है कि ये जरूर कोई नाइट रेड का मेंबर है। तात्सुमी वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वेव काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो तात्सुमी को आसानी से भागने नहीं देता। तात्सुमी वेव के ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी है वहां से बचकर निकलना, और वो इसमें कामयाब भी हो गया था, लेकिन वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है और जब वो हिलने की भी हालत में नहीं था तभी उसके सामने एक बुल शेयर आता है जो तात्सुमी को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहां पर अकाने आ जाती है और उसका काम तमाम कर देती है। ये दोनों बातों में टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए लब्बाक इन दोनों को लेकर वहां से उड़न छू हो जाता है। इधर एशडेथ ने वेव को बंदी बनाया हुआ था क्योंकि अब तात्सुमी भाग चुका है। वेव एशडेथ से माफी मांगता है। एशडेथ कहती है कि तात्सुमी को कैसे भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, जिंदा लेकर आओ या फिर मुर्दा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एशडेथ ने इसलिए कहा क्योंकि उसे भी अंदर ही अंदर पता है कि ये सब मिलकर भी तात्सुमी को नहीं हरा सकते। अब तात्सुमी के घर वापस आने की खुशी में पूरी नाइट्रेट पी के टुल हो रखी होती है। इधर लियोनी को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए बाहर आती है और पानी के अंदर एक आदमी का रिफ्लेक्शन होता है। वो लियोनी के ऊपर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। इधर एशडेथ की टीम का पागल डॉक्टर आ रखा होता है अपने साथियों के साथ। इसे नाइट्रेट के अड्डे का पता चल जाता है और ये उनके ऊपर हमला कर देता है। इधर लब्बाक देखता है कि उसकी बिछाई हुई जाल में लगातार हर कोई फंसता ही जा रहा है। तभी उसके सामने एक सोल्जर आ जाता है। लब्बाक अपनी स्ट्रिंग से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता ही नहीं। लब्बाक उसे किसी तरह खत्म कर देता है, लेकिन उस सोल्जर की तरह 100 और सोल्जर लब्बाक के पीछे होते हैं, पर अकाने वहां पर आकर उन सभी को स्लेश कर देती है। तभी वहां पर एक लप्पू सा सचिन आता है जो कहता है कि मुझे अकाने से फाइट करनी है, और लब्बाक अकाने की मदद न कर पाए इसके लिए दो बड़े सोल्जर उसके सामने आ जाते हैं। इधर तात्सुमी की भी नींद खुल जाती है और वो अपने रेलिक को पहनकर मैदान में आ जाता है और सभी को फोड़ने लगता है। उनके खत्म होते ही तात्सुमी के सामने एक काकुशी नाम का बंदा आता है जिसके पास सेल का इंपीरियर रेलिक होता है। तात्सुमी गुस्से में काकुशी के ऊपर हमला करता है, लेकिन काकुशी उसकी तलवार को तोड़ देता है और तात्सुमी को कट भी लग जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सेल का जो इंपीरियर रेलिक है वो किसी भी चीज को काट सकता है, इसलिए वो तात्सुमी के आर्मर को भी काट देता है। अब तात्सुमी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, तभी वहाँ पर माइन आती है और कहती है कि तुम इस हथियार के काबिल नहीं हो। अब माइन केवल अपने एक हमले से ही काकुशी को हवा में ही भाव बनाकर उड़ा देती है और केवल उसका इंपीरियर रेलिक ही बचता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उड़न खटोले पर बैठते हुए नेजेंडा भी आ जाती है जो अपने साथ दो और नए टीममेट्स को लेकर आई थी। उसे देखकर डॉक्टर कहता है कि अब लगता है मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा। इधर अकाने लगातार उस डॉक्टर के चेले से फाइट कर रही होती है और उसे लगातार कट करते जा रही थी, लेकिन उस बंदे की आधे से ज्यादा बॉडी मैकेनिकल होती है जिसकी वजह से अकाने उसके जिस पार्ट को काटती है वहीं से हथियार बाहर निकल आता है। लेकिन तभी लब्बाक उसके पीछे से हमला करता है और उसका काम तमाम हो जाता है। इधर ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि नेजेंडा वापस आ गई। तभी वो बंदा जिसने लियोनी के ऊपर हमला किया था वो माइन के ऊपर भी हमला कर देता है। तभी लियोनी आकर माइन को बचा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे खत्म कर दिया? वो तो बस एक छोटी सी खरोच थी जिसे मेरे इंपीरियर रेलिक ने ठीक कर दिया, और वो उस आदमी को पिचका डालती है। अब डॉक्टर एक अजीब सी गैस का इस्तेमाल करता है जिससे सभी नाइट्रेट वहीं पर सो जाते हैं सिवाय तात्सुमी के, उसके आर्मर की वजह से। अब सभी नाइट्रेट सो जाते हैं तो तात्सुमी को ही सबको संभालना पड़ेगा। तभी वहाँ पर नाइट्रेट का एक नया टीममेट आ जाता है जिसका नाम होता है सासुनो, और वो वहाँ पर सभी डॉक्टर के साथियों को खत्म कर देता है। तभी डॉक्टर अपने सभी साथियों को ब्लास्ट कर देता है ताकि सुसुनो भी खत्म हो जाए। सुसुनो काफी इंजर्ड हो जाता है लेकिन वो अपने आप को ठीक कर देता है क्योंकि सुसुनो भी एक इंपीरियर रेलिक है। अब सुसुनो जल्दी से डॉक्टर के सामने आ जाता है। डॉक्टर अपने शरीर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है जिसकी मदद से वो एक बड़े से राक्षस में बदल जाता है और वो अपने साथियों को ही खा लेता है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। सुसुनो उसके ऊपर लगातार हमला करता है लेकिन उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी अकाने तात्सुमी से कहती है कि मुझे उसके पास लेकर चलो। तात्सुमी उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि डॉक्टर की जो असली बॉडी है वो उसके सर पर है। अकाने जल्दी से वहां जाकर डॉक्टर को स्लेश कर देती है जिससे अकाने की स्वॉर्ड में लगा जहर डॉक्टर के शरीर में फैल जाता है और डॉक्टर का काम वहीं पर तमाम हो जाता है।
अब बॉस अपनी नाइट रेड की पूरी टीम को लेकर अपने नए हेडक्वार्टर पर आ जाती है और ये जो इनकी नई टीममेट होती है इसका नाम होता है चेंसी। और ये जो सुसुनो नाम का रेलिक है ये हर काम को काफी अच्छी तरीके से कर सकता है और इसका जो मास्टर है वो होती है हमारी बॉस। अब एस्टेथ का टीममेट एस्टेथ को खबर देता है कि डॉक्टर कहीं पर भी मिल नहीं रहा। एस्टेथ कहती है कि जरूर उसका काम तमाम कर दिया होगा नाइट रेड ने। इधर ये ओगर की चेली डॉक्टर की डेथ से काफी दुखी होती है क्योंकि डॉक्टर ही इसके नए पार्ट्स बनाया करता था, इसलिए एस्टेथ उसके दुख को कम करने के लिए उसके पास बैठ जाती है। इधर वेव सोच रहा होता है कि ओगर की चेली काफी दुखी है तो मैं उसका मूड थोड़ा ठीक कर सकता हूँ और वो जाकर देखता है तो एस्टेथ ने पहले ही उसे कंपनी दे दी थी। रात को नेजेंडा अपनी पूरी टीम से कहती है कि हमें जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगले दिन हमें चेंसी की पावर्स का पता चलता है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकती है और इसके रेलिक का नाम होता है गया फाउंडेशन। और माइन को चेंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नाइट रेड की आर्मी लगातार 1 महीने तक प्रैक्टिस करती रहती है ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। दूसरी तरफ हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो माइन में काम करते हुए लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। मॉन्स्टर्स लोगों के घरों में घुसकर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और मारने लगते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट एस्टेथ को उन मॉन्स्टर्स को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उनके काम में रुकावटें ला रहे हैं। और प्रेसिडेंट कहता है कि उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स को तुम जिंदा पकड़ कर लाना ताकि हम उनके ऊपर रिसर्च कर सके। एस्टेथ इसके लिए बिल्कुल तैयार होती है और अगले ही दिन अपनी पूरी टीम येगर्स के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें चुन चुन कर मारने लगती है। साथ ही में वो कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ भी लेते हैं प्रेसिडेंट के पास ले जाने के लिए, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है इसलिए एक दिन में उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना इम्पॉसिबल था। इधर नेजेंडा भी अपनी टीम को उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है और कहती है कि उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और हम उनके ऊपर रात में हमला करेंगे ताकि एस्टेथ की टीम से हमारा सामना न हो। अब रात को तात्सुमी और लब्बाक उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकलते हैं। तात्सुमी लब्बाक से कहता है एक बात बताओ, सब लोग नेजेंडा को बॉस कहकर बुलाते हैं लेकिन एकलौते तुम ही हो जो नेजेंडा को उसके नाम से बुलाते हो, ऐसा क्यों? लंबाक बताता है कि वो क्या है कि मैं एक बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता हूँ और एक दिन नेजेंडा हमारे घर पर मेड बनकर काम करने के लिए आई थी, तब से वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन एक दिन उसने मेड का काम छोड़ दिया और नाइट रेड की टीम बना ली, इसलिए मैंने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी टीम में ज्वाइन हो गया ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। यह सुनकर तात्सुमी भी थोड़ा हैरान होता है और लब्बाक से कहता है कि तुम्हें नेजेंडा को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए और इसी बात पर इन दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। अब तात्सुमी एक मॉन्स्टर के ऊपर नजर रखने के लिए एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर आ जाता है और पास ही में एस्टेथ घूम रही होती है रात की पेट्रोलिंग करने के लिए और घूमते घूमते उसे पहाड़ी के ऊपर कोई खड़ा हुआ मिलता है और जब वो उसके पास जाती है तो वह तात्सुमी निकलता है। वह तात्सुमी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तात्सुमी घबराते हुए उससे कहता है कि मैं दरअसल यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था। तभी वहाँ पर बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें एस्टेथ अपने एक बार में ही खत्म कर देती है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो अपने रेलिक कमांडा की मदद से इन दोनों को एक दूर किसी आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है। टेलीपोर्ट होने के बाद तात्सुमी काफी ज्यादा टेंशन में होता है लेकिन एस्टेथ को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो इसी मौके के इंतजार में थी। अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। एस्टेथ अपने आइस की मदद से उसके ऊपर हमला करती है लेकिन वो नहीं मरता। तभी तात्सुमी उस आइस के ऊपर दौड़ता हुआ उसके मेन कंट्रोलर को ही कट कर देता है जिससे एस्टेथ काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन वो बीस्ट अभी भी नहीं मरा था इसलिए एस्टेथ उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्फ का गोला गिरा देती है और उसे पिचका देती है। अब रात को एस्टेथ तात्सुमी से कहती है कि मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ। तात्सुमी बताता है मुझे बचपन से ही हथियार बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। अब एस्टेथ बताती है कि मैं इन दोनों कामों में बहुत बेकार हूँ लेकिन हंटिंग में मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। मुझे बचपन से ही सिखाया गया है कि जो कमजोर होता है वो मारा जाता है और जो ताकतवर होता है वो ताकतवर लोगों को चुनौती देकर और ज्यादा ताकतवर बनता है। और जब मैं कैपिटल की आर्मी में शामिल हुई तो प्रेसिडेंट ने मुझे एक रैलिक को चूज करने के लिए कहा था। मुझे उनमें से किसी भी रैलिक में इंटरेस्ट नहीं था। अचानक से आइस रैलिक ने मुझे पुकारा। प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि इस आइस रैलिक को जिसने भी पीने की कोशिश की है उसकी जान चली गई। वो आइस रैलिक तो मुझे ही बुला रहा था। उसके बाद उस आइस रैलिक को मैंने पूरा पी लिया और
और उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई और वो एहसास काफी ज्यादा अच्छा था। तात्सुमी सोचता है कि शायद एस्डेथ बचपन से ही ऐसी है, इसलिए अब उसे बदला नहीं जा सकता। और वो एस्डेथ से कहता है कि इस आइलैंड पर फंसने के बाद भी तुम इतनी चिल कैसे हो, क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है? एस्डेथ कहती है कि हाँ मुझे पता है, हमें बस किसी उड़ने वाली चीज को ढूंढना है। अचानक से उन्हें उड़ता हुआ बीस्ट मिलता है जिस पर निजेंडा बैठ के आई थी। एस्डेथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, तभी वहाँ पर वापस जाने वाला पोर्टल ओपन हो जाता है। तात्सुमी सोचता है कि मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए, लेकिन उसे एस्डेथ का ख्याल आता है कि उसने मेरा इतना ध्यान रखा है, मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। और वो एस्डेथ को आवाज लगाता है कि यहाँ पर एक और पोर्टल खुल गया है, पर तात्सुमी एस्डेथ के आने से पहले ही पोर्टल के अंदर चला जाता है। एस्डेथ जब पोर्टल से बाहर आती है तो वह देखती है कि तात्सुमी जा चुका है, पर तात्सुमी तो पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था ताकि एस्डेथ उसे वापस पट्टा ना पहना दे। इधर वो आदमी जिसने तात्सुमी और एस्डेथ को उस आइलैंड पर भेजा था, यह दरअसल प्रेसिडेंट का बेटा है जो प्रेसिडेंट की गद्दी को हथियाना चाहता है और अपने पिता को बताना चाहता है कि उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं। अब हम एक वीआईपी को देखते हैं जो काफी बुरे काम करता है। अचानक से वहां पर एक मेड आती है जो उसे पिन चुबाकर मार देती है, ये चेंसी होती है। उसी टाइम पर एस्डेथ की टीम के दो मेंबर आते हैं जो उस वीआईपी को गार्ड करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका है और चेंसी बिल्ली बनकर छुप गई थी। वहां पर वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वह सुनकर चेंसी हेडक्वार्टर में आकर रिपोर्ट करती है कि एस्डेथ को हमारी प्लान का पता चल चुका है। थोड़ी देर बाद वहां पर निजेंडा आती है। तात्सुमी निजेंडा को देखकर पूछता है, निजेंडा आपकी एज क्या है? निजेंडा बताती है कि मेरी एज 20 है और एस्डेथ मुझसे 2 से 3 साल ही छोटी है। तात्सुमी चिल्लाकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आपकी एज 20 है। निजेंडा को गुस्सा आ जाता है और वो तात्सुमी को तमीज सिखा देती है, तभी तो किसी लड़की की एज नहीं पूछनी चाहिए। अब निजेंडा एक सीरियस मीटिंग बुलाती है और कहती है कि अब हमारा असली प्लान शुरू होगा, हमें कैपिटल के खिलाफ कुछ मेजर एक्शंस लेने पड़ेंगे। तात्सुमी कहता है कि अगर वॉर होगी तो उसमें मासूम लोग भी मारे जाएंगे। निजेंडा कहती है कि आने वाली दिनों को अच्छा करने के लिए वार करना भी जरूरी हो जाता है और वो अपने प्लान को बताने लगती है। सबसे पहले कैपिटल के ऊपर हम ईस्ट से हमला करेंगे और इसके लिए हम एक रिलीजियस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, और जब वो ईस्ट से कैपिटल के ऊपर हमला करेंगे तो वेस्ट से हमारी तैयार हो रही ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर हमला कर देगी, और साउथ से भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। और इससे ये होगा कि कैपिटल की जितनी भी आर्मी है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी और महल के अंदर काफी कम आर्मी बचेगी, जिससे हम महल के अंदर घुसकर प्रेसिडेंट को मार सकते हैं। इस प्लान को कामयाब करने के लिए तुम्हें उस रिलीजियस ग्रुप के एक मेंबर से मिलना होगा जिसका नाम है प्लग। वो आदमी रिलीजियस ग्रुप के किंग का राइट हैंड है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि प्लग को असल में प्रेसिडेंट ने भेजा है ताकि वो रिलीजियस ग्रुप कैपिटल के खिलाफ जंग न छेड़ दे। इसके लिए हमें प्लग को सबसे पहले रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ एस्डेथ का एक साथी एस्डेथ को खबर देता है कि मैंने नाइट रेड की पूरी आर्मी को एक जगह पर इकट्ठा हुआ देखा है। एस्डेथ अपनी पूरी टीम को तैयार करके नाइट रेड को मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन एस्डेथ को शक होता है, इसलिए वो अपने 3 साथियों को आगे पता लगाने के लिए भेजती है। उन तीनों को रास्ते में एक स्केयरक्रो दिखाई देता है, वह तीनों उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन माइन उन तीनों के ऊपर निशाना लगाए हुए थी और उनके ऊपर फायर कर देती है, लेकिन कुरोमे बच जाती है। अचानक से उस स्केयरक्रो में से भी सुसुने बाहर आ जाता है और कुरोमे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वेव कुरोमे को बचा लेता है। सुसुने के हमले में काफी ताकत होती है, इसलिए वेव दूर उड़कर गिर जाता है। अचानक से नाइट रेड की पूरी टीम उनके सामने आ जाती है। अकाने कुरुमी से फाइट करती है, लेकिन कुरुमे के पास भी एक रेलिक होता है जिसकी मदद से वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। कुछ लोगों के साथ कुरुमे बहुत ही बड़े और खतरनाक स्केलेटन मॉन्स्टर को भी जिंदा कर देती है जो केवल कुरुमे की बात मानता है। अकाने डरने के बजाय सीधा अपनी बहन से फाइट करने के लिए चली जाती है, लेकिन बीच में उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। ये बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि अकाने के बचपन का दोस्त होता है जिसे कुरोमे इस्तेमाल कर रही है, और ये दोनों मिलकर अकाने से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ ये मार्क्स वाला आदमी अकाने के ऊपर फायर करता है, लेकिन तात्सुमी अकाने को बचा लेता है। अब ये ड्रैगन अपने मुंह से एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है।
जाता है। इसका फायदा उठाते हुए पूरी नाइट्रेट इधर उधर छुप जाती है और सोच रही होती है कि कहां से हमला किया जाए। इस फाइट में हम देखते हैं कि तासुमी के साथ साथ पूरी नाइट्रेट काफी बुरी तरीके से पिट रही होती है, क्योंकि नाइट्रेट का सामना उन सोल्जर से होता है जो अपने जमाने में सबसे ताकतवर योद्धा थे। इस वजह से पूरी येगर्स टीम नाइट्रेट के ऊपर बहुत भारी पड़ रही होती है। अब अपनी टीम को काफी बुरी तरीके से पिटता हुआ देखकर बॉस मैदान में आती है। बॉस लियोनी को मार रहे आदमी का सर पकड़ती है और उसे पहाड़ के ऊपर दे मारती है, जिससे उसका सर पिचक जाता है। अचानक से वहां पर कुरोमे आकर लियोनी का हाथ काट देती है और वापस भाग जाती है। इधर सुसुने अकेले उस ड्रैगन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती, इसलिए वह बॉस से कहता है कि हमें इसे खत्म करने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर चेंसी भी अपना काम भेस बदल कर काफी अच्छी तरीके से कर रही होती है और नाइट्रेट को बैकबोन सपोर्ट दे रही होती है। इधर माइन को एक बड़ा सा फ्रॉग पकड़ लेता है। कुरोमे कहती है कि जब तुम इस फ्रॉग के पेट में जाओगी तो इसके एसिड से तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेगी, और वो फ्रॉग माइन को निगल जाता है। इधर सुसुने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन यह केवल 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद 3 बार यूज करने के बाद रैली का जो भी मास्टर होता है, यानी कि हमारी बॉस, वो मर जाएगी। सुसुने लगातार बॉस की लाइफ एनर्जी को खींच रहा होता है और उस ड्रैगन के ऊपर जोरदार हमला करता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है।